वो जहान के साथ सीधी उसके घर आई थी। फिर खाना खाकर उसने इजाज़त चाही। इसका सारा सामान सुबांजी के रूम में रखा था, जिस अफरा तफरी में वो गई थी सवाए चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। पुप्पो ने इसरार किया वो स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं फिर कहूँगी कि रुक जाओ पुप्पो, ज़रा खफा थी। पुप्पो, मैं कल आऊँगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ, ठीक है कल, मगर कल ज़रूर आना। जहान टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द गर्म इलाकों के माबीन सफ़र का मौसम असर था कि इस्तांबुल पहुँचते पहुँचते इसका फ्लू बुखार में बदल गया। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सिर्फ टॉक्सिम तक छोड़ना, आगे मैं गोरसल पकड़ लूँगी। मैं सुबांजी तक छोड़ूंगा, नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला, नहीं, उसका बुखार तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाए तो 45 दिन तक तुम जिताते रहोगे। वैसे भी मुझ पर तुम्हारे काफ़ी एहसान बहुत जमा हो गए हैं। इतने सारे कैसे उतारूंगी? इसके मुंह सीने पर बाजू लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी, उतारने के लिए किसने कहा है? वो ज़रा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो इसकी पश्त को देखी गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जहान का रवैया उसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले वो 2 दिन तो वो लाताल्लुक़ रहा। शायद ने इन दोनों की ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था, मगर फिर इसने खुद ही कुछ महसूस किया था। तभी वो खुद जहान आगे बढ़ा और इनके दरमियान खड़ी सरहद दीवार ढा दी। लेकिन क्या वो इसके लिए वो महसूस करता है, जो वो इसके लिए करती है, क्या इसे इनका भूला मिसरा रिश्ता याद था, जिसके मुतल्लिक घर में कोई बात नहीं करता था? अभी कुछ दिन में वो इसके घर रहेगी तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की ज़रूर कोशिश करेगी। इसने तनबीह कर लिया था। टॉक्सिम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी इसी तरह था जैसे वो छोड़ कर गई थी। मुजस्मे के गिर्द गोल चक्कर में उगी घास पे सुर्ख सफ़ेद और जर्द ट्यूलिप्स खिले थे। हर जगह सालाना ट्यूलिप फेस्टिवल के पोस्टर्स भी लगे थे, जो हर साल की तरह इस मौसम बहार में भी इस्तांबुल में मुनक्कद होना था। ट्यूलिप का फूल इस्तांबुल का सिंबल था, मगर इनकी दिल फिरेब महक में डूबा टॉक्सिम स्क्वायर हया को खज़ाना आलूद लगा था। वो बहार अब वहाँ नहीं थी, जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन हमारे घर रहो। गाड़ी रोकते हुए जहान ने चेहरा इसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा, मैं आ जाऊंगी, मगर कल तक सुबांजी अपना ड्रूम ब्लॉक झील हर जगह जहान मैं और डीजे इकट्ठे हुए थे। एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ, अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं इन बीते लम्हों में फिर से जाना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बहुत तकलीफ़ सह लिया, इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे नहीं मिल सकती। इसने भीगी आँख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा, ओके। मैं इसने समझ कर सारी लाया। इसके चेहरे पे अभी तक निकाहत थी। वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया और मुजस्मा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जाकर खड़ी हो गई हुई तो वो घास का गोल कता रियाजी दरअसल यूं था जैसे कि चिपटार का गोल सा सबज फूल है, जिसकी सबज पत्तियां बनी हुई और पत्ती के दरमियान एक सीधी रोश थी जो मुजस्मे तक ले जाती थी। टॉक्सिम के हर फूल, हर पत्थर, हर बादल पे जैसी यादें रकम थी। वो इसका और डीजे का हाँ 0 पॉइंट था, मेन स्टॉप। तकरीबन दूसरे दिन वो इधर आती थी। गौसली ने यहीं जो उतारा करती थी, यहाँ से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थी। मैं स्क्वायर का चप्पा चप्पा इन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। इस तरह इस्तिक्लाल स्ट्रीट थी, वहाँ से गई इनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगा चली गई। इस्तिक्लाल स्ट्रीट आज भी वहीं थी, बहुत तवील ना ख़त्म होने वाली, मगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। गौसल की खिड़की के शीशे के पार वो बास्फोरस का अज़ीमुश्शान समुंदर दिख रही थी। वहाँ से एक फेरी गुज़र रहा था। इसे याद था कि वो पहली दफ़ा इन दोनों से इसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता देखा था, तो वो खुशी से और जोश से पागल हो गई थी। वो कभी फेरी जहाज़ में नहीं बैठी थी और सिर्फ उसे देखकर ही पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रुक गया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सुबांजी के दीवार पर फैली हुई थी। रूम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर पे थे।
उसे किसी को इत्तला देने का होश नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसी ने बताया। फिर सबके फ़ोन आने लगे। मुस्तसिम, हुसैन, टाली लिए, सारा, लतीफ़, अंजुम बाजी साहब के बराबर फ़ोन कर रहे थे, मगर सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। अपने रूम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो सुबांजी आई थी, वो इन सीढ़ियों पर बर्फ़ जमी हुई थी। अब वो बर्फ़ बाहर ले गई थी। इसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी से के बल्ब को देखा, फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर है वो अपने पहले दिन जब कितना डर गई वो अपने पहले दिन जब ये खुद ब खुद जल गया था कि पता नहीं यहाँ कौन से जिन भूत हैं निकले। वही पाकिस्तान के पेंडू। हालांकि ये बताने पे कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। डीजे इसके जाने के बाद कितनी देर अफसोस करती रही कि इसने ड्रोम का लॉक को खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरे बने हुए बिस्तर, मेज़ पे तरतीब से रखी चीज़ें। डीजे के बैंक की मेज़ अलबत्ता खाली थी। इसकी सारी चीज़ें हया उसके भाई को पैक करके दे दी थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड मॉर्निंग इसने कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में अटक गई। आंसू इसके गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हुआ हो। अब वो आएगा तो उसे कोई आवाज़ नहीं आएगी। उसे क्या मालूम कि अब सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। गुड मॉर्निंग डीजे इसने खिड़की में खड़ी बेबी की बेहद मध्यम आवाज़ से डीजे को पुकारा। आंसू इसकी पलकों से टूटकर चेहरे पर लटक रहे थे। जवाब नहीं आया था। अब जवाब का भी आना नहीं था। वो पलट कर अपने बैंक की तरफ आई और इशारे से पर्स उतार कर अपने मेज़ पे रखा। फिर जिप खोलकर अंदर से लकड़ी का वो छोटा सा बॉक्स डिब्बा निकाला। इसका जवाब भी अभी ढूंढना था। वो हया, तुम कब आई? आवाज़ पे चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे में मुतसिम खड़ा था। राहदारी से गुजरते हुए उसे हैरत से रुका। आज ही आई हूँ, तुम सब वापस आ गए? इसे यगोना गो तमानियत का एहसास हुआ। वो डिब्बा हाथ में लिए इसकी तरफ आई। नहीं, वो अभी कोनिया में है। मुझे ज़रा सा काम था इसलिए आया हूँ। वो दांस्ता लम्हा भर रुका और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा खुदीजा अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी थी। मुतसिम, डॉक्टर कह रहा था कि बैरी एन्यूरिज्म फटते तो ऐसा ही होता है। अचानक इससे इंसान को कोलैप्स करता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज़ कबल दर्द शुरू होता है। डीजे को भी हुआ था, मगर इसके माइग्रेन समझकर नज़रअंदाज कर दिया था और फिर सब ख़त्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफ़दा होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों इसी तरह चौखट पर खड़े थे। तो मैं तो तब से सोच रही हूँ, मुतसिम की ज़िंदगी इतनी गैर यकीनी चीज़ है कि एक लम्हा पहले वो मेरे साथ थी और एक लम्हा में वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसबात ज़िंदगी जो ज़रा सी फूंक से बुझ गई। लम्हे भर का खेल है। यही अल्लाह का डिज़ाइन है हया, और हमें कबूल करना पड़ेगा। ये क्या कोई पज़ल बॉक्स है? इसके हाथ से डिब्बे को ज़रा सा देखकर चौंका। इसने नासमझी से डिब्बे उसकी तरफ बढ़ाया। चाइनीज़ पज़ल बॉक्स? तुमने ये कहाँ से लिया? वो डिब्बे को उलट पुलट कर देखने लगा। किसी ने दिया है, मगर इसे खोल नहीं पा रही। क्या तुम खोल सकते हो? इसने पुरउम्मीद निगाहों से मुतसिम को देखा। मैं इसे देखती हूँ, ठहरो। वो उसके ऊपर नीचे से जायज़ा ले रहा था। ये कदीम चाइनीज़ पज़ल बॉक्स की तरह तर्ज बनाया गया है। इसके ऊपर अमूमन कोई पज़ल बना होता है जिसको सॉल्व करने से ये खुलता है। या फिर कोई 5 हरफ अल्फाज लगाने से 1 मिनट उसे जैसे छिपा हुआ। 5 नहीं, इस पर तो 6 हरफ दर्ज हैं। इस तरह की चीज़ों पे हमेशा 5 हरफ होते हैं, मगर शायद इसका जवाब कोई ख़ास लफ्ज़ हो जिस पे 6 हरफ ही पूरे आते हों। मगर अब ये खुलेगा कैसे? वो बेयकीनी से बोली। ये तो जिसने दिया है इसी को। वो रुका और ऊपर लिखी सत्र को पढ़ने लगा। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता है। या तुम्हारा वास्ता किसी साइको से पड़ गया है। एक पहेली है और इसे हल करना है। इसने कहा था ये सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ, और मगर इसे तोड़ना नहीं मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। यानी वो चाहता है कि तुम दिमाग इस्तेमाल करो। वैसे ये फ़िक्रा इस तरह ये इस सतर पर उंगली फेरते हुए कुछ सोच रहा था। ये फ़िक्रा कुछ सुना हुआ लग रहा है। शायद वो जैसे याद करने लगा था इस दिन जब हम जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में लिख कर बातें कर रहे थे। शायद प्रोफेसर ने ये बोला था। नहीं, मुझे तो याद नहीं, पता नहीं। इसी या फिर मिसाल लाया। इंसान की याददाश्त चीज़ों को बहुत रिलेट करती है।
हमें एक चीज़ को देखकर उसके मुतल्लिका चीज़ याद आ जाती है। खैर जो भी है तुम फिक्र ना करो, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, देर से आऊँगा। तुम दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर लेना। आजकल रूम ब्लॉक तकरीबन खाली है, ठीक है? इसने यूँ ख्याल करने पर रेल मुस्कुरा दी। वो चला गया। इसने वाकई में कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया था। सवांजी इतनी वीरान थी कि उसे अनजाना सा खौफ महसूस होता। वह कोई उसे देख रहा है, हालांकि पीछे मुड़कर देखना है, पर उसे मामूल के मुताबिक ही नजर आता। मगर कुछ था जो उसे बेचैन किए हुए था। बहुत देर तक लेटे वो पजल बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े अंगूठे से हरूफ तहजी की स्लाइड को ऊपर नीचे करती रही। इसने हरूफ के कई जोड़े बनाए, मगर वो मुतफिल रहा। उसे नींद ने कब घेरा उसे इल्म ही नहीं हुआ। पजल बॉक्स उसके गिर्द एक तरह लटक गया। वो भी वैसे ही था, सर्द जामद और मकफल। सुबह वह देर से उठी, नाश्ता करके रात वाले शिकन आलूद लिबास पर ढीला सा स्वेटर पहने बालों के जुड़े में बांधती वो नीचे आ गई। इसका रुख पोनी यूनिवर्सिटी में फ़ोटो कापियर की तरफ था। वहाँ से उसने कुछ नोट्स किए, कई रोज़ पहले फ़ोटोस्टेट करवाए थे और इन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा समांजी के सब्जादार पे बह रही थी। वो फोटो कापियर के पास आई, उसे नोट्स उठाए, समांजी से कार्ड की अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलटी के एक मेज़ पे रखा लावारिस रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। इससे पहले सफ़ा पलटा और बड़ा बड़ा डीजे लिखा था और डीजे एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। डीजे का निशान वो हमेशा अपना रजिस्टर को फोटोकॉपियर पे छोड़ जाया करती थी। इसने रजिस्टर उठा लिया, अब इसका था। बाकी चीज़ें तो डीजे की फैमिली कर दे चुकी थी, मगर इसकी एक यादगार संभालने का हक तो इससे भी था। वो बाहर आ गई और घास पर बैठी डीजे के रजिस्टर के सफ़ा पलटने लगी। वो इसका रफ रजिस्टर था जिससे वो ज़्यादातर लिख कर बातें के लिए इस्तेमाल करती थी। वो ऐसी अमूमन वो आखिरी सफ़े पे ही क्या करती थी। इसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। इस रोज़ जियो क्लास इन्फॉर्मेशन में उसकी और फ़िलिस्तीनों की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग इस पे लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के अल्फाज पर उंगली फेरती इन्हें पढ़ रही थी जब एकदम रुकी। रजिस्टर के इस आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा डीजे की लिखाई में लिखा था, इन टू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स दो दफ़ा नहीं तैर सकता। हाँ, वो बिल्कुल सी सांस रोके तहरीर से इस सतर को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स उसे डीजे ने भेजा था? जब तक इसे खोल पाई कि शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर रूम से की तरफ भागी। उसे मुस्लिम को ढूंढता था। हेराक्लितस यूनानी फ़लसफ़ी याद आ गया। मुस्लिम ने वो सतर पढ़ते हुए बेख्तियार माथे को छुआ। ये हेराक्लितस का एक कौल है जिसे तुमने एक दूसरे अखबार से सुने होंगे। मसलन वो याद करके ये बताने लगा, कुत्ते इसी पे पर भौंकते हैं जैसे वो नहीं जानते होते, या इंसान का किरदार उसकी तकदीर पर होता है। वो अंग्रेज़ी के मशहूर अखबार बता रहा था। हाँ बिल्कुल, हया ने इस बात में सर हिलाया था। इसने इसमें से कोई भी कॉल नहीं सुन रखा था। वो साबित हुआ कि तुम इस पजल के ठीक रास्ते पर चल निकले हैं और इस रास्ते पर इस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्ब्स लगाए होंगे। अब हमें एक करके हसल और क्रिटल के इन क्रम्ब्स को चुनना है। वो दूर बैठी लाइब्रेरियन ने उसकी किताब से सर उठाकर ऐनक के पीछे से एक नागवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम, हया ने गर्दन मोड़कर एक मुआज़त खाना मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा, अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर ये हेराक्लितस का एक कॉल डिब्बे के ऊपर लिखा तो यकीनन इसके रोड का ताल्लुक इसी कॉल से होगा, या फिर शायद हेराक्लितस की ज़ात पे। ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो इसके दोनों हाथों में मोटी मोटी किताबें ऊपर नीचे पकड़ी थी। ये रहा हेराक्लितस का मालनामा। इसने जब्त की आवाज़ से के साथ ज़मीन की मेज़ पर रखे। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर तिलमिलाकर देखा। सॉरी, वो दूसरे हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी पर बैठ गया। मैं
ला के स्टूडेंट्स होकर फ़िलॉसफ़ी में इतनी इतनी मोटी किताबें पढूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हेराक्लितस को गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। इसने हाथ रखकर मुझसे सिम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया, इसकी पैड पर उंगलियां रखीं। ओफ, जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वह बेजार सी होगी। इसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का हौसला इसमें नहीं था। इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मैं पॉइंट्स बताता हूँ। इसमें कॉफर देखकर मुझसे लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया, फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते हुए पढ़ने लगा। ओह अच्छा, हेराक्लितस का ताल्लुक एशिया माइनर से था। खासा बदमिजाज फिलासफर था। इसे अपने इलाके में चीफ प्रेस्ट भी रहा था और काफ़ी ख़ानदानी भी था। बड़े बड़े फ़िलासफ़ियों को खासी हकारत से देखता था। इसके ख्याल में ह्यूमर को भरे चौक में ले जाकर दर्रे मारने चाहिए और हिस्टोइड इतना जाहिल है कि दिन रात का फ़र्क नहीं पता। हेराक्लितस के मशहूर अक़वाल ये हैं कि गधे सोने पर घास की तरजीह देते, कुत्ते हर शख्स पर भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते। बस कर दो मुझसे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। इसने झुंझलाकर लैपटॉप की स्क्रीन हाथ से दफ़ा कर फोल्ड कर दी। मुझसे हंस दिया, फिर मोबाइल निकाला। लतीफ़ रात को आ गया था। इसका एक साइड कोरस फ़िलासफ़ी है। इसको बुलाता हूँ। लतीफ़ को इधर आने और सारी बात समझने में 15 मिनट लग गया। वो मुझसे के साथ वाली नशिस्त पर बैठा सोचते इस पतल बॉक्स को देख रहा था। वो कैथलिक और खालसन डिज था, मगर अफ़गानिस्तान में पैदाइश के वक़्त लतीफ़ के नाम पर इसका नाम रखा गया था। चूँकि इसकी पहली खुराक एक मुसलमान नर्स ने दी थी, तो लतीफ़ ज़हनी और अखलाकी तौर पर फ़लस्तीनी लड़कों जैसा ही लगता था। मैं तो हेराक्लितस नामा सुनकर तंग आ गई हूँ। इसके ये कुत्तों, गधों और हया ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। दरियाओं वाला लोग अक़वाल मेरी समझ से बाहर हैं। 1 मिनट। लतीफ़ चौंका। वो कुत्तों और गधों वाले अक़वाल होंगे, मगर ये दरिया वाला सिर्फ इसका कौल नहीं बल्कि एक मशहूर ज़माना फ़िलसफ़ी जो तुमने सुन रखी है। मैं हेराक्लितस का नाम आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ। गुजा इसकी फ़िलसफ़ी ओ तुमने बल्कि हर किसी ने फ़िलसफ़ी सुन रखी है। ये मुहावरा तुम जानती हो ना कि पल्लू के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, इस बात से सारा लाया। लतीफ़ ने आगे होकर बताने लगा। ये मुहावरा दरअसल हेराक्लितस की इस फ़िलसफ़ी का निचोड़ है। वो कहता कि कोई भी शख्स एक ही दरिया में 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। यानी जब इंसान एक दफ़ा पानी में कदम रख कर निकालता है तो पानी आगे बह जाता है, पानी ऊपर। इंसानों दोनों हर लम्हा तब्दील होता है। वो दोबारा जोग्राफियाई लिहाज से उसे दरिया में कदम रखता है, मगर वो खुद वही पहले वाला इंसान होता है, मगर और ना वो पहले वाला दरिया वाला होता है। समझ आई? हाँ, इसने इस बात में सारे लाया और कतन समझ नहीं पाई थी। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। देखो, जब इस्तांबुल में पहले दिन तुम बॉस्फोरस का समुंदर देखा था, तब वो समुंदर नहीं था तुमने कल देखा। अब ना तुम वो हो और ना ही समुंदर वही है। हर चीज़ लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। ये है हेराक्लितस की फ़िलसफ़ी ऑफ चेंज। हया ने अस्पताल में सारे लाते बॉक्स उठाया। और अब तुम्हें पता है चेंज पे पूरे 6 हरफ होते हैं। और हाँ, मुत्सिम ने ज़रा जोश से डेस्क पर हाथ मारा। इधर टेबल्स पर बैठे साहिबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। लाइब्रेरियन से कड़ी निगाहों उसे देखते उठकर वार्निंग दी। मौसिम ने सर झुका दिया। वो दबे दबे जोश से हरफ की साइड ऊपर नीचे कर रही थी। यहाँ के उसने पूरे लफ्ज़ चेंज का लिख लिया था। अब ये खुल जाएगा ना? मगर पजल बॉक्स जामद है। इसका मतलब कि पासवर्ड कुछ और है, और वो कुछ और ऐसा है जैसे सिर्फ तुम खोल सकती हो, मगर कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। या तुम्हारे हेराक्लितस की मेटाफिज़िक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? लतीफ़ कुछ सोच कर कहने लगा, फ़िलहाल तो मैं टॉक्सिन जाने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए बॉक्स लिए उठ गई। हमने भी टॉक्सिन जाना है। गौसम निकलने में अभी 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ, इकट्ठे चलती हैं। लकड़ी का वो पजल बॉक्स इसने अपने रूम से ला कर रखा, मगर फिर वो अपने कपड़े खंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में वो गई थी, ये याद कहाँ तक है? लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। इस वक्त एक वाहिद इस्त्रीशुदा जोड़ा हैंगर पर लटका था। वो इसका स्याह फ्रॉक था, जिसके ऊपर पट्टी
सिक्कों से भरी थी, वही जो जहानिस्त क्लेस्ट्रेट दिए गए डिनर पर पहनकर गई थी। फिलहाल वो पुप्पो से पहले इन मेज़बान आंटी के घर जा रही थी, जिन्होंने पहले रोज़ाना इसका खाना किया था। चूँकि वो इस तरह से डीजे के लिए जा रही थी, तो ये काम वाली फ़्रॉक मुनासिब नहीं था, लेकिन ऊपर स्याह कोट पहनेगी तो काम छुप जाएगा और फिर नीचे तो फ़्रॉक सादा है। इसने लिबास बदल कर अपने बाल कैचर में बांध दिए और फिर सुनहरी क्लच में पाकिस्तान स्लिम का मोबाइल डाला। क्लच छोटा सा था, तो इसमें तुरक भदा मोबाइल फ़ोन न पूरा नहीं आता था। इसने तुरक फ़ोन कोट की जेब में रख दिया और क्लच की जंजीर एक कंधे से गुजार कर दूसरे पहलू में डालकर बड़ी पिन के साथ फ़्रॉक की बेल्ट से नथी काली सुनहरी सिक्कों के काम में सुनहरी सितारों वाला पर्स छिप सा गया था। कम से कम अब कोई इसका पर्स छीन तो नहीं सकता था। मिसेस अब्दुल्ला का पर्स इसके हाथ में था। हाले ने इसका नंबर लेकर इसको फ़ोन भी काट दिया था, जिससे वो तुर्की आई थी। इसके घर पलट कर भी नहीं गई थी। इसे लाजमी जाना चाहिए था। गोरसल में वो दरमियानी रास्ते वाली नशिस्त पर बैठी थी। रास्ते के इस तरफ मोहसिन और इसके साथ लतीफ़ बैठा था। हया के बाएं जानब खिड़की के साथ वाली नशिस्त पे एक तुर्की लड़की बैठी थी। तुम्हारा रफ लुटीला फ़लस्तीन कब पहुँचेंगे? मोहसिन वो स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले इसकी तरफ गर्दन मोड़कर इसके तरफ मुखातिब थी। जून में पहुँच जाएंगे। इसराइली इसे दाखिल होने देंगे ना? उम्मीद तो है, क्योंकि ये फ्लाइट तुर्की का है और इसमें बहुत से ममालिक वफ़द भी हैं। जवाब लतीफ़ ने दिया। और मगर वो इसराइलियों ने ऐसा होने दिया तो आखिर बनी इसराइल किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है, तो फिर ये याद रखना कि जैसे बनी इसराइल हैं, इतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली BBC है। मोहसिन के इशारे पर इन दोनों ने गर्दनें ऊंची करके विंडो स्क्रीन के पार देखा, जहाँ एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटाइगरा ना पहुंचा तो मैं वादा करता हूँ ये MBC दोबारा इस्तांबुल में नज़र नहीं आएगा। मैं तुम्हारे पास हूँ। लतीफ़ ने शाने उचका। अगर फ्लोटिला गज़वा ना पहुंचा तो मैं वादा करता हूँ कि MBC दोबारा इस्तांबुल में नज़र नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लतीफ़ ने इस पर शाने पर हाथ रखा। मी टू, हया ने फ़ौरन कहा। मी थी हाथ न पास बैठी तुर्क लड़की ने फ़ौरन उंगली ऊपर की। वो बेअख्तियार हंस दी। वैसे मुस्लिम टाली को अगवा करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा नहीं। लतीफ़ की बात पर सब हंस पड़े। उसे याद था कि डीजे को इनकी टाली से दोस्ती कितनी बुरी लगती थी। टक्सिन स्क्वायर पर मगरिब उतर रही थी और हर तरफ अंधेरा सा छा रहा था। स्क्वायर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थी। तुमने जिधर जाना है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अकेली मत जाओ। वो दोनों बस से उतर कर इसके लिए रुक के खड़े हुए थे। तुर्कों के साथ रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो। इन पर खलूस तुर्कों के साथ रास्ता पूछो तो मंजिल तक पहुंचा कर आते हैं। मैडम, आपको पता होना चाहिए कि इन पुरखलूस तुर्कों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे बेच दी जाती हैं और तुर्क सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अच्छा, अब डरो मत मुझे थोड़ी दूर ही जाना है। मगर वो तीनों सड़क के किनारे पर साथ ही चलने लगे थे। तुम अपने आंटी के घर जा रही हो? हाँ, मुझे अपनी होस्ट आंटी के घर भी जाना है। कुछ दिन बाद जब मैं वापस आऊँगी तो इस पजल बॉक्स का हल ढूंढेंगे। वो तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ चल रहे थे। मुजस्समा आज़ादी के पीछे रह गया था। लाउंज में सोगवारियत सी छाई थी। मिसेस अब्दुल्ला और इनकी सुर्ख बालों वाली बेटी मेहर मखमूम सी सामने सोफे पर बैठी थी। हया ने सोफे से ज़रा दूर कारपेट पर मेहर की बेटी उर्वा कुशन का सहारा लिए नीम दराज रिमोट पकड़े टीवी पर कार्टून देख रही थी। आपको पता है, हम दूसरे दोनों हर हफ्ते की तरह चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, मगर हर दफ़ा कुछ न कुछ रोक लेता था। अब इसने जासूस के साथ झटका मुझे इस रोज़ बता देती, कम से कम उसे देख लेती, फिर क्लियरेंस में तुम्हारी मदद करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होगी। मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। अचानक दचका लगा था। इसने फिक्रा अधूरा छोड़ा और सर झुकाकर उंगली के पोरे से आंखें का किनारा पहुंचा। मैंने बहुत फिक्रमंदी से इसकी तरफ देखा। तुम बहुत कमज़ोर होगी हो। पहले से हया, तुम्हारी रंगत भी
कमला गई है, बस बुखार हो गया था, फिर सफ़र की थकान और वो उदासी से मुस्कुराई। वो वाकई बहुत रही से मुर्दा और थकी थकी सी लग रही थी। मैं ज़रा खाने का कुछ कर लूँ। मिसेस अब्दुल्ला ने तो उठी तो वह इख्तियार क्या उठी। मैं ज़रा खाने का कुछ खा लूँ। मिसेस अब्दुल्ला उठी तो वह इख्तियार क्या उठी। खाना पप्पू की तरफ है, मैं बस चाय पीऊँगी, फिर वो मुझे 10 मिनट दो। मैं वो उजलत से कहती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। मेहर बीन के पीछे जाने के लिए उठी। उर्वा को देखा। उर्वा, तुम हया को कंपनी दो और फॉर गॉड सेक उर्वा, जब कोई मेहमान आता है तो टीवी नहीं देखते। इसने जाते जाते बच्ची को खुफी से घूरा। उर्वा गड़बड़ा कर सीधी हुई तो और मुड़कर हया को देखा, फिर सादगी से मुस्कुरा दी। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बेशक कार्टून देख लो, मैं बोर नहीं होंगी। वैसे भी कौन सा कार्टून है ये? उसे कार्टून ज़रा शनासा लगे तो आंखें का स्क्रीन को देखने लगी। ही कैप्टन प्लैनेट आपने देखे हैं कभी? उर्वा दबे दबे जोश से बताई। सीधी होकर बैठ गई। अरे ये कैप्टन प्लैनेट है मेरा फेवरेट है। वह एकदम खुशी से कहती सोफे की नशिस्त पर आगे को हुई। मुझे ये बहुत पसंद है और वो लंडा तो बहुत ज़्यादा। उर्वा, मेरी तो जान थी कैप्टन प्लैनेट में। मैं बचपन से ही इनकी बहुत इनकी जुनूनी फ़ैन रही हूँ। जब ये सारी प्लैनेट्स अपनी अपनी अंगूठियाँ फ़िज़ा में बुलंद करके फायर अर्थ विंड वाटर चलाते थे तो मेरा अंदर इतनी एनर्जी भर जाती थी कि मुझे लगता था मैं भी उड़ने लगूंगी। वो छोटे बच्चों से कभी भी इतनी बेतकल्फ़ी नहीं हो पाती थी, मगर यहाँ मामला कैप्टन प्लैनेट का था। मगर मेरे अब्बा मुझे समझाया कि आग, मिट्टी और पानी हमारे इस सियारे को बनाने वाले 4 एलिमेंट्स हैं। तब पहली दफ़ा मुझे इन 4 यूनानी अनासिर का पता चला। हाँ, मुझे पता है, मम्मा ने मुझे बताया था कि यूनानी अनासिर हैं। मुझे तब भी ही अपने बाबा ने बताया था कि हाँ, किसी तरह यूनानी फ़िलासफ़ों ने ये 4 अनासिर बारी बारी पेश किए। वो कहते एकदम रुकी, फिर लम्हे भर को अंदर बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यूनानी अनासिर, इसने बेयकीनी से रब दोहराया। इसे याद था कि ये अनासिर यूनानी फ़िलासफ़ों ने पेश किए थे। किसी ने कहा दुनिया पानी से बनी है तो किसी ने कहा हवा से, और वो आंसर जो इस फ़िलासफ़ी पहचान बन गया। हेराक्लितस का आंसर कौन सा था? वो खुद भी पूछती जैसे चौंक उठी थी। उर्वा मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रही थी। उर्वा, मुझे नेट चाहिए अभी इसी वक्त, वो बेचैनी से बोली। तो उर्वा सर लाकर उठी और सोफे पर एक आईपॉड उठा कर इसे दिया। ये मम्मी का आईपॉड, ले लें, थैंक्स। इसने आईपॉड पकड़कर इसका गाल थपथपाया और जल्दी जल्दी गूगल खोलने लगी। तकरीबन आधा घंटा बाद इसने सबको खुदा हाफिज करके बाहर आई तो सड़क के किनारे चलते हुए इसने कोट से अपना तुर्क फ़ोन निकाला और उठाते ही ज़रा फ़िक्रमंदी से बोला, मोहतसिम, तुम्हें पता है यूनानी फ़िलासफ़ों ने ज़मीन की तहक़ीक़ को वज़ाहत करने के लिए कुछ अनासिर पेश किए थे। ज़मीन से मिलकर बनी है। चंद लम्हों खामोशी के बाद आहिस्ता से बोला, हया, मेरे ख़्याल से तुम ज़रा थक गई हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इसके बाद नॉर्मल हो जाओगी। मोहसिन ने इसने झुंझला कर ज़ोर से कहा, मैं संजीदा हूँ, मेरी बात सुनो। हम खामख्वाह इस नीम पागल आदमी सवाना उम्र पढ़ रहे हैं, हमें इस फ़िलासफ़ी चाहिए थी। इसके दौर के फ़िलासफ़ी में ने अपना अनासिर पेश किया था और इसके ख़्याल में ज़िंदगी हर चीज़ से अनासिर से बनी है। किसी ने कहा पानी है तो किसी ने कहा हवा, और यूं ही इन चारों बल्कि 5 अनासिर की फ़हरिस्त मुरतब हुई थी। हेराक्लितस का आंसर आग था और यही इसकी पहचान थी। फायर है हाँ, फायर हेराक्लितस की दायमी आग। इसने आग की बुनियाद पर फ़िलासफ़ी ऑफ चेंज पेश की। मोहसिन, इंसान एक दरिया में 2 दफ़ा क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि इंसान एक दरिया दोनों हेराक्लितस के ख़्याल से आग से बने थे और दुनिया में सबसे ज़्यादा तब्दील होने वाली चीज़ आग है, जो हर लम्हा बदलती है, जो हर चीज़ को बदल देती है। इस पज़ल बॉक्स पे लिखी बात एक ही लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है, जो है फायर। वो कॉलोनी सरे खड़े होकर फ़ोन से कह रही थी। रात बढ़ गई थी और स्ट्रीट पोज जल उठे थे, मगर हया फायर तो 4 हरफ
4 हरफ होते हैं। ये कोड कैसे हो सकता है? ये कोड है भी नहीं, इसका मतलब है आग, असली वाली आग, टाली का लाइटर, इसराइल आग। याद है तुम्हें? ओ माई, इसे एक लम्हा लगा समझने में। तुम्हारा मतलब कि इसने आग की तरफ इशारा किया है, क्योंकि इस खत की तरह इस बॉक्स पर भी कुछ लिखा होगा जो सिर्फ पाँच दिखाने से जाहिर होगा। इसने ऐसे मुस्कुरा कर कहते हुए इसकी बात मुकम्मल की। हैरत है, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम काफ़ी थक गए हो, ज़रा सा आराम कर लो, फिर नॉर्मल हो जाओगे। वो जवाबन हंस दिया था। चलो, तुम रात को वापस आओगी ना तो बॉक्स खोल लेंगे। नहीं, मैं आज रात नहीं वापस नहीं आऊँगी। मैं आंटी की तरफ रुकूंगी, तुम्हारी अपनी आंटी या फिर होस्ट आंटी। मैं फिक्रे के मुंह में रह गया। किसी ने कान पे लगा फ़ोन जोर से खींचा और मुड़ने या चीखने पर मौका भी नहीं मिल सका। किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा और कोई सुई की नोक थी जो इसकी गर्दन के आर पार कहीं खबी थी। लम्हे भर का अमल था। इसने आंखों के आगे अंधेरे बादल छाने लगे थे। दिलो दिमाग के सुन्न होने से कबल जो आखिरी बात इसने सोची थी ये थी कि कोई उसे पीछे की तरफ घसीट रहा है। फिर हर तरफ अंधेरा था। इसने धीरे से आंखें खोल ली तो बदवक्त पलकें ऊपर को उठी थी। इन पर जैसे बहुत बोझ सा था। आंसू अंधेरा था, गुप अंधेरा। वह ऐसे पड़ी थी कि कमर दीवार से लगी हुई थी और घुटने सीने से वो जैसे एक तरफ नीचे तंग तरीक जगह पर पहले बहुत से सामान के अंदर कहीं फंसी बैठी थी। और इसने आंखें चांद एक बार झपकाई। मंजर वैसा ही रहा, अंधेरा तरीकी बस इतना एहसास हुआ कि वो किसी तंग से कमरे में है जहां उसके दोनों तरफ वजनी चीजें रखी थी। इसने कोहनियों के बल उठना चाहा तो इसके दाएं हाथ में खिंचाव था। इसने हाथ खींचा था, जरा सा लोहा खींचा। इसकी दाईं कलाई में हथकड़ी डाली हुई थी और दीवार से बंधी थी। इसने जोर से कलाई को झटका मगर बेसुध। इसने सर और कमर में बेतहाशा दर्द हो रही थी, जैसे कोई चोट लगी हो। बामुश्किल वो अपने आप पर काबू पाते दूसरे हाथ के सहारे जरा सी सीधी होकर बैठी। बाएं जानब कोई बोझ सा इसके ऊपर गिरने लगा। इसने आज़ाद हाथ से धकेले नरम सा बोझ दूसरी जानिब जरा सा लड़क गया। हया ने गर्दन मोड़ी तो एक ठेस बेख्तियार उठी। इसने इसके लबों से कराई निकली। पीछे दीवार लकड़ी के पट्टों से बनी थी और पट्टों में बारीक सी दर्जें थी। अब जरा आंखें अंधेरे की आदी हुई तो इसे नजर आया इन दरवाजों के रात की तरीके में जर्द सी रोशनी झांक रही थी। वह बद वक्त चेहरा इसके ये दर्ज के करीब लाई और आंखें सकेड़ कर झांका। बाहर तो हर सो समुंदर था, स्याह पानी जो रात के इस पहर जर्द रोशनियों में चमक रहा था। पुल की रोशनियां, हाँ वो पुल ही था। वो बास्फोरस के समुंदर पर बने इस पुल के आसपास ही बैठी थी, मगर वो बास्फोरस बुर्ज नहीं था। वो जरा सा मुख्तलिफ सा लग रहा था। शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाईं तरफ मौजूद बोझ फिर से इसे लड़ने लगा था। इसने कौफे से उसे में परे धकेला और इसका हाथ नम हो गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दूर से आती रोशनी देखना चाहा। उसे नमी का रंग तो नजर नहीं आया, मगर वो खून था। वो मतूखश सी होकर पानी अपने कपड़ों से रगड़ने लगी तो इसका कोट से जिस्म पर नहीं था। वो वाहिद ख्याल उसके वक्त आया जो तकलीफदा था। अब्दुर्रहमान पाशा ने अगवा करवा लिया था। जोर जोर से अपना सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी। जब उसकी उंगलियां जरा भारी सी चीज से टकराई वो ठहर गई और टटोला इसका छोटा सुनहरी क्लच जो फ्राक के बेल्ट के साथ मिलती था। इसने सर में दर्द के टेस से उठ रही थी। जेल में अपने पुप्पो के आखिरी की गुफ्तगू गूंज रही थी। इसने शाम में इन्हें यकीन दिलाया कि रात खाना पर वो इनके साथ होगी। अब न जाने कौन सा वक्त था। पुप्पो ने इसका इंतज़ार किया होगा। उसे ना पाकर क्या उसके ज़हन में आया कि वो अगवा हो गई है। इसने अपने आज़ाद हाथ से क्लच खोला। अंदर से एक पतला सा पाकिस्तानी फ़ोन रखा था। इन्होंने इसका फ़ोन क्यों नहीं लिया? वो समझ गई थी इसका तुर्क फ़ोन
खींचकर उन्हें समझ आ गया होगा कि उसे राब्ते के ज़रिए से महरूम कर चुके हैं, मगर वो फ़राक के साथ न थी। क्लच पर हमरंग होने के बायस किसी ने गौर नहीं किया था। इन्हें मालूम नहीं था कि इसके पास 2 फ़ोन हैं, मगर रहमान पाशा को तो मालूम था। लेकिन इसने स्क्रीन को छुआ तो रोशन हो गई। बंद कमरे में मदम सी रोशनी जल उठी। इसने मोबाइल महविश की मेहंदी वाले रोज़ ही इसने बैलेंस डलवाया था। ये पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। मालूम नहीं था कितने पैसे बचे थे। एक कॉल तो यूं तो होंगे। इसने धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। इसमें इतने ही पैसे थे कि वह तुर्की के किसी नंबर पर 30 सेकंड की कॉल कर सकती थी। इतनी सी देर में वो जहान को अपनी सूरत हाल समझा सकती थी। वह जल्दी जल्दी फ़ोन न बुक नीचे करने लगी। जे में जहान का नंबर नहीं था। इसने सी में देखा तो वहाँ भी नहीं था। वो ज़रा हैरत से सबीन पुप्पो का नाम तलाशने लगी। इसका नंबर भी गायब था। फिर बस पाकिस्तानी नंबर थे। क्यों, इसने दुखते सर के साथ सोचना चाहा। तब एक जमा सी याद है, ये पाकिस्तानी फ़ोन था तो तुर्की के सारे नंबर्स उसके तुर्क फ़ोन में महफूज रखे थे। वो घर फ़ोन करके गवाह का नहीं बता सकती, वरना इतना बैलेंस था कि इन्हें कॉल करके जहान का नंबर लेती। 30 सेकंड की कॉल उसे ज़ाया नहीं करनी थी। इसने आंखें बंद करके सर दीवार से लगाया। वो सोचना चाहती थी फरार का कोई रास्ता, मदद की कोई सूरत। तब ही इसने लकड़ी के इस दीवार के पार आवाज़ सुनी। अरबी में तेज़ तेज़ बोलता एक आदमी जैसे दूर से चलता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। पाशा तुम्हें जान से मार देगा अगर उसे इल्म हुआ कि तुमने इस लड़की को उठा लिया है। ये बहरी जहाज़ रवाना हो जाए तो फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहान पाशा के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। दूसरी आवाज़ झुंझलाई हुई थी। वो दोनों ऐसे दीवार के पीछे बातें कर रहे थे। तुम उम्मीद करो, तुम अच्छी उम्मीद करो तुम, क्योंकि अगर पाशा को आवाज़ें दूर जा रही थी तो मनब हो गई। इनकी बातों पर गौर करना चाहा। वो पाशा का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसा कि इल्म में नहीं था। बहरी जहाज़ में रवानगी और पाशा की लालमी। तो क्या पाशा ने इन्हें अगवा इसे या पाशा के कहने पर अगवा नहीं की गई थी? वो कितनी देर अपने कुर्ते सर के साथ सोचने की कोशिश करती, मगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इसने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। इस फ़ोन में तुर्की का एक नंबर था। जब वह रेस्टोरेंट में अपना तुर्क मोबाइल छोड़ कर आई थी तो इसे पाकिस्तान फ़ोन पर पाशा ने कॉल की थी। इसने वो नंबर महफूज नहीं किया था, मगर वो कॉल लॉक में पड़ा था। इसने कपकपाती उंगलियों से लॉक खोला। वो खाली था, मगर सिर्फ एक कॉल थी जो तुर्की में आती ही अब्बा ने इस नंबर पर की थी। बाकी लोग इरम ने मिटा दिया था। इसका सर घूमने लगा। हर तरफ अंधेरा था, हर रास्ता मसदूद, हर दरवाज़ा बंद। वो 30 सेकंड क्या की कॉल किसको करे? सारे एमरजेंसी नंबर तुर्क फ़ोन में थे और तुर्क के सामने दूसरे नंबर पर एक ज़बानी याद नहीं था फ़ोन नंबर। हयात सुलेमान को कभी ज़बानी याद नहीं रहते थे। बोझ फिर से उस पर लड़कने लगा था। इसने मोबाइल की रोशनी पे डाली। एकदम बिल्कुल शल सी रह गई। वो लंबे सुनहरे बालों में एक लड़की थी जो इस पर गिरी थी। इसने मुंह और कंधे पे से खून निकल रहा था। बगैर आस्तीन के कमीज़ के थे झलकते। इसने सुनहरी बाजू पे कुछ लिखा था। इसमें फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए इसके बाजू पे मोबाइल से रोशनी डाली। वहाँ से रंग और अंग्रेज़ी में लिखा था नताशा, शायद इसका नाम था। वो उसके नाम एक बदसूरत सा टैटू था या जला हुआ कोई दाग। इसने मोबाइल की रोशनी इधर उधर दौड़ाई। इसने छोटे से डब्बे में हर तरफ लड़कियां थी, एक दूसरे के ऊपर गिरी बेहोश बेसुध पड़ी। किसी चेहरे पर नील थे, किसी के बाजुओं पर खराशें या जमा हुआ खून। खून की बदबू, सर में उठता शदीद दर्द। इसका जी एकदम इतराने लगा था। उसे महसूस हुआ कि फिर से होश खो देगी। अपना नकारा फ़ोन को खुले क्लच में डालते हुए इसने निगाह अंदर पड़े कार्ड पर पड़ी तो इसने जल्दी से वो कार्ड निकाला। तिलात कॉलिंग कार्ड जो इन्होंने अबू धाबी में ख़रीदा था, मगर वो बेकार था। इसने अंदर उंगलियां डाल कर टटोला तो फिर तयशुदा कार्ड निकला। कार्ड को सीधा करके इसने घुटने पर रखा तो मोबाइल की रोशनी डाली। ऑफ वाइट कार्ड पे लिखने स्याह अल्फाज रोशन हुए, शेख उस्मान शबीर। नीचे तुर्क के 3 नंबर लिखे थे, ऑफिस, घर और मोबाइल का। इसका दिल नई उम्मीद से धड़कने लगा। उसे एक्सटेंशन
याद नहीं थी, एक्सप्लेनेशन याद नहीं थी, कोई तारीख थी जो न कोई निशान या कोई मशहूर वाक़या। इसने आँखें बंद करके याद करने की कोशिश की। इसे ये 30 सेकंड की कॉल ज़ाया नहीं करनी थी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। सर में उठता दर्द इस काबिल बर्दाश्त न होता जा रहा था, नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहे थे। इसने आंखें खोलकर दोबारा कार्ड को देखा, कुछ सोचकर मोबाइल नंबर मिलाया और कान से लगाया। तुरक में रिकॉर्डिंग चलने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि फ़ोन बंद है। इसने दुपट्टे दिल के साथ इसने डूबते दिल के साथ घर का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी, वो बेचैनी से लाभ काटती सुनेगी इसकी उम्मीद का दिया बार बार चलता बुझता जा रहा था। बंद कमरे में खून की अजीब सी बदबू फैली थी। इसने सांस लेना दुश्वार था। दूसरी जानब घंटी अभी जा रही थी। प्लीज़ अल्लाह ताला प्लीज़। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अस्सलाम वालेकुम। इसने लम्हे कार उठाई। कोई उस्मान अंकल, वो तेज़ी से बोला। नहीं, इनका बेटा सफ़ीर, वो जो भी था ज़रा चौंका। मैं आप बोल रही हूँ या सुलेमान? मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी। एतिहाद एयरलाइंस, स्वांजी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज स्टूडेंट। वक्त कम था, उसे तारुफ में ज़ाया नहीं कर सकती थी। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है जिसमें मैं बंद हूँ। यहाँ 6-7 लड़कियाँ और भी हैं। प्लीज़ कहीं ना कहीं मेरी मदद करें, कैसे न किसी से कहीं मेरी मदद करें। वो तेज़ से बोलती है। 1 मिनट, मुझे बताएं आप किस जगह हैं? कोई आइडिया नहीं है आपको? किसी खिड़की के वगैरह से बाहर देखा तो? यहाँ हाँ, यहाँ बाहर समुंदर, मुझे एक फेरी नज़र आ रहा है और इधर एक पल से बास्फोरस पुल नहीं। ये राब्ता कट गया। इसने बुकला कर स्क्रीन को देखा, फिर एक बारीक जर्द से झलकते मंजर को। इसने बास्फोरस बुर्ज कह दिया था, जबकि बास्फोरस बुर्ज नहीं था। वो इसे पहचानी थी। ये सुल्तान हिम्मत बुर्ज था, शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला सरा पुल। वो बेबसी से मोबाइल को देखे गई। बैलेंस ख़त्म हो गया था। अब कॉल रिसीव करने से भी कासिर थी। दरवाजे पर आहट हुई। ताला खुलने की आवाज़ आई। इसने जल्दी से फ़ोन क्लाच में डालकर उसे बंद किया और गर्दन एक तरफ ढलकाकर आंखें मूंद ली। दरवाज़ा भारी चरचराहट के साथ खुला। कोई अंदर आया। इस पे झुककर इसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर बाजू किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। इसके लबों से बेख्तियार कराह निकली। वो आदमी उसे बड़े कमरे में लाया और अब कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पांव कुर्सी से बांध रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मिनमिनाई थी। इसने जवाबन टेप का एक टुकड़ा दांत से काटकर इसके लबों पर चिपका दिया, कस के चिपका दिया। वो गर्दन दाएं से बाईं मारने लगी। टेप से इसकी आवाज़ घुट कर रह गई थी। वो तवज्जो देने बिना लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। इसने निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई। वो बड़ा सा कमरा था। एक तरफ बड़ा सोफ़ा रखा था और दूसरी तरफ आतिशदान, जिसके पास वो कुर्सी के जकड़ी बैठी थी। आतिशदान में आग भड़क रही थी, हेराक्लीतस की दायमी आग। साथ ही लोहे की चंद सलाखें पड़ी अलाव में दहक रही थी। इनके सर पे अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ हरूफ लिखे थे और हरूफ दहक दहक कर सुर्ख अंगारे बन चुके थे। आतिशदान के एक तरफ एक छोटी अंगीठी रखी थी। इसमें जलते अंगारों पर एक बर्तन में शहद की तरह गाढ़ा सा माया उभर रहा था। इसके वो सारे कमरे में फैली थी शायद से ज़्यादा भूरा माया। वो शायद वैक्स थी। इसने गर्दन गिरा दी। इसकी हिम्मत ख़त्म होती जा रही थी। अब वो बहुत देर से इस कमरे में तन्हा पड़ी थी। वो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे लग रहा था कि वो ज़ाया कर दी। पता नहीं वो कौन था और उसे इस बात की समझ आई भी या नहीं कि कुछ करेगा भी या नहीं। अगर वो फ़ोन कर लेती तो शायद, मगर नहीं। घर फ़ोन करने की सूरत में बात फैल जाती और उससे बेहतर तो था कि यहीं पड़ी रहती, लेकिन बात तो अब भी फैल जाएगी और ज़िल्लत जो बदनामी का इंतज़ार कर रही थी इसके सामने वो भोली बसरी सी वीडियो आ गई। शरीफों का मुजरा नहीं, अल्लाह ताला प्लीज़ मेरी मदद करे। वो भीगी आंखों के साथ दुआ मांगी गई। इसकी दुआ पहले कबूल नहीं हुई थी, शायद अब हो जाए, शायद अब इसकी मदद कर दी जाए। आतिशदान के करीब होने के बाद तपस्या इस तक पहुंच रही थी। इसके मुसलसल हिद्दत से इसके पाँव दहकने लगे थे। वो ज़रा दिलाओ को देख रही थी, जिसकी सुर्ख लिपटें उठ उठ कर हवा में गुम हो रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसका सारा वजूद गोया आग में दहक रहा था। लंबे बाल कमर और कंधों पर बिखरे हुए थे। इनको समेटने पर भी वो कादिर नहीं थी। इनके पूरे
इसके पूरे जोर लगाकर इसके पीछे धकेलना चाहा, मगर वो नहीं हिली। पसीने की चंद बूंदें इसकी गर्दन पेशानी पर चमक रही थी। दफा दरवाज़ा खुला, इसने गर्दन मोड़ रखी थी। वो एक पिस्ता कद चीनी नकुश का हामिल शख्स था। इसने हाथ से एक छोटा बैग था जिसके कमरे में दाखिल होते ही इसने मेज़ पे रखा, इसकी तरफ आया, हाथ कुर्सी का रुख अपनी जानब मोड़ा और हाथ से टिकट टेप का किनारा पकड़कर खींचा। नताशा, वो करीब से देखने पे कोई रूसी लगता था। मैं नताशा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। एक उम्मीद भी थी कि वो किसी और के धोखे में पकड़ लाए थे। नाउ यू आर नताशा, इंग्लिश और राइट। वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराता अंगीठी की तरफ बढ़ गया। प्लीज़ मुझे जाने दो। इसकी पश्च को देखते हुए मिन्नत भरी लहजे में वो बोली। वो आग के सामने बढ़ने खड़ा था। तपश का रास्ता रुक गया, ज़रा सा सुकून मिला। पूर कंट्री टूरिस्ट गर्ल यूर पीपल वो नफ़े में सर हिलाकर एक सुरख उठाए से उलट पुलट कर देख रहा था। मेरा बाप में अमीर आदमी है, तुम्हारा तावान की रकम दे देगा। सो नताशा, यू वांट इंग्लिश नेम? वो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है। उसकी तरफ पलटा। वो जवाब दिए बिना एकटक सुराख को देखने लगी जिस पे लिखा था तुम दहक रहा था। दहक रहा था या शायद डब्ल्यू था। वो सुलख क्यों दुहका रहा था, किस लिए? एक खौफ सा इसके अंदर उठाने लगा। उसे बेख्तियार इस कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। उसने टैटू नहीं था, वो लंबे भर में जान गई थी। यू वांट इंग्लिश नेम? इसने बिल्कुल सामने खड़ा हुआ देखा। नो बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाती बुड़बुड़ाई। नाओ दिस इज़ योर नेम? उस सुराख का दुखता लोहा इसके करीब लाया। नहीं। वो गर्दन दाएं से बाएं हिलाती जोर से चिल्लाने लगी। उसने गर्म लोहे से दागने लगा था कि उसका चेहरा खौफ व दहशत से सफ़ेद पड़ गया। योर नेम? इसने जिताकर कहते सुराख हया के बाजू के करीब की जहाँ फ़्राक के छोटी आस्तीन ख़त्म होती थी, कंधे से ज़रा नीचे, वहाँ वो सुराख करीब ले गया और उसे देखते अंगारों की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं, प्लीज़ नहीं। इस लम्हे इसके दिल से दुआ की कि कोई आ जाए, इस पिस्ता कद रूसी से निजात दिलाए। कोई आ जाए, चाहे अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो। रूसी ने देखता हुआ लोहा इसके बाजू के ऊपर हिस्से पर रख दिया। वो बुरी तरह बुलबुला उठी। इसके हलक में एक दिलखराश चीख निकली, मगर वो इस तरह जोर दे वो सुराख दबाए खड़ा था, अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद इसने सुराख उठाई। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सुलाख रख दी। इसने इसके दाएं बाजू के ऊपर हिस्से पर स्याह जला हुआ हरफ लिखा था, रूसी। वापस इसके सामने खड़ा हुआ हया ने मतुरम सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। इसके हाथ में दूसरी सुलाख जिस पे एचओ लिखा था, ऊपर तले दोनों हरफ अंगार बन चुके थे। नहीं, अल्लाह का वास्ते नहीं। वो हशरत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने के लगी तो मगर रस्सियाँ उसे मजबूर से जकड़ रखा था। वो हिल भी ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। स्याह दागे गए इस सुर्ख तले सुराख गाढ़ दी खोलता हुआ गर्म दर्द दुखते अंगारे आकी इस तकलीफ आखिरी हद तक छूने लगी। वो दर्द से घटी सी चीख रही थी। उसे लगा उसकी तकलीफ से मरने वाली है। जिस जिस्म तक घुसकर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हे इसने सुलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम होकर एक जानब ढलक गई। इसका तनफ्फुस आहिस्ता आहिस्ता जल रहा था। तकलीफ से वो बेहोश होने वाली थी। इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, मगर मजीद रोने की सकत वो खुद में नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सुराख उठाया जिसमें आरी लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से उसे देखा और मजीद कुछ कहने की सकत में ना थी। अपनी सारी ज़िंदगी फ़िल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, उसके नाना का घर, उसके नानी के लंबे बालों की कंघी फेर रही थी। फिर मंजर बदल गया। उसने रुहेल कार की पिछली सीट पर बैठे स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रहे थे। रुहेल कुछ बता रहा था, वो हंस रही थी। फिर इसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो इनकी मोटी सी किताब खोल रही थी जिस पर सूखा फूल रखा था। इसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखाई दे रही थी और इसका जोश खरोश और मुझ खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहेली इसके साथ लॉन में भाग रहा था। इसके आगे दो खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ कर थक गई थी। इसके लंबे लंबे बाल
कमर पर बिखर रहे थे। खरगोश घास पर दूर भागते जा रहे थे। सफ़ेद नरम से खरगोश रूसी के गर्म सुलाग के बाजू से मिस किए एक खुलन सी उसके अंदर उतर आई। अगले ही पल उसने करंट खाकर सुलाग हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए थे। वो दर्द हाशिया पे गालिब हो गया था। वो पहली 2 दफ़ा से कहीं ज़्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सुलाग जल्दी हटाने की वजह से पूरी जिल्द पूरी नहीं जली थी, सियात बाकी थे। उसे लगता था कि उसकी हिम्मत ख़त्म होगी। फिर से रो रही थी। फ़ोन योर पूर्ण आवाज़ से ताक़ुब वो आगे बढ़ा और एक फ्रॉक के बेल्ट से लगा पर्स नोचा। सेफ्टी पिन टूट गई, कपड़ा फट गया। इसके तेज़ी से पर्स खोला और फ़ोन निकाला। वो ज़ोर-ज़ोर से बज रहा था। शदीद तकलीफ़ से वो पहली बात उसके ज़हन में आई कि फ़ोन रोमिंग पे था और बैलेंस ख़त्म। फिर फ़ोन कैसे आया? रूसी कभी बेयकीनी से उसे देखता, कभी फ़ोन को। इसने फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से कहा गया। इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। पूरी कुव्वत से दीवार से दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चकनाचूर होती ज़मीन पर जा गिरी। यू कॉल्ड समवन यू कॉल्ड समवन। वो वैश्यों की तरह उस पर चिपटा और गर्दन के पीछे से बाल नोच कर इसका चेहरा सामने किया और हया ने नीम जान निढाल आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। वो बुलबुलाकर पीछे हटा और इसके बाल छोड़े और अंगीठी पर दुखता बर्तन हैंडल से उठाया। घोलती हुई वैक्स यू बिच। वो गुस्से में मुखजात बिकता इसके करीब आया और बर्तन इसके सर पे ऊंचा किया। नो। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। मेरे बाल। इसने लबों से बस इतना ही निकल पाया। वो रूसी ने बर्तन उसके सर पर उल्ट दिया। गरम घोलती हुई वैक्स तेजी से उसके बालों की मांग पर गिरी। इस तरह नीचे लड़कने लगी। इसकी दिल खराश चीख निकली। उबलते मादे ने इसके सर की जिल्द को गला दिया था। बाजू का दर्द गायब हो गया। वो वहशियाना अंदाज में ज़ोर-ज़ोर से चीखें मार रही थी, उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तब इसने ज़ोर से उसकी कुर्सी दुकारे। वो कुर्सी समेत औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरी। आतिशदान के बिल्कुल करीब। कमरे में धुआं सा बनने लगा था। वैक्स उसके सर पर चिमने लगा था। इसका सर बेहद वज़नी हो गया था। आंखें बंद हो रही थी। इसके मुंह से खून निकल रहा था। कमरे में धुआं बढ़ता जा रहा था। आतिशदान से आग लिपट कर उसके तरफ आ रही थी। इसके ज़मीन पर गिरे गाल फर्श पर रखे बंद होती आंखों से इस धुंधले मंजर को देखा। धुएं के इस पार कोई रूसी का सर पकड़कर दीवार से मार रहा था। चीखें, धुआं, आग, खून। इसका पूरा जिस्म आग में दमक रहा था। जो आखिरी शय उसने देखी थी उसका स्याह फ्रॉक का दामन था। आग के एक लिपट ने उसे छू लिया था। इसके स्याह कपड़े को जर्द शोले में बदलते देखा। हर तरफ धुआं था। वो जानती थी कि वो मर रही थी। इसके सफ़ेद खरगोश धुएं में गायब हो रहे थे। वो जल कर मर रही थी। हरा कलीतस की दामिनी आग पर हर सू फैल रही थी। इसने धीरे से आंखें खोली। वो सफ़ेद छत उसकी निगाहें सामने थी, जिस पर खूबसूरत नक्श नगार बने थे। ज़मीन दरमियान में एक कीमती नफीस फनूस लटक रहा था। इसका सर एक नरम गद्दाज तकिए पर था। मखमले कंबल गर्दन तक डाला हुआ था। इसने खाली निगाह कमरे पर दौड़ाई। वसी और पुरताइश बेडरूम में एक तरफ दीवार गिर खिड़की के आगे बराबर किए गए सफ़ेद जाली दौड़ाई। वसी वारीज पुरतैश बेडरूम में एक तरफ दीवार गिर खिड़की के आगे बराबर किए गए सफ़ेद जालीदार पर्दे, जिससे सुबह की रोशनी छिन छिन कर अंदर आ रही थी। इसने आंखें फिर से मौन ली थी। इस पर बाजू रख दिया। इन गुजरे दिन में सोते जागती कैफियत में बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। ये कमरा इसने देखा था। वो इधर ही लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप अपने बालों में नरमी से चलते इस बुरी आंखों वाली लड़की के साथ वो इंजेक्शन नीम बेहोशी उसे टूटा सा भी याद था। इससे डूबती उभरती नींद में वो जानती थी कि अभी कदा में है। अब्दुर्रहमान पाशा के सफ़ेद महल में दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। फिर हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुला कदमों की नरम सी आवाज़ उसके करीब आई। इसने आंखों से बाजू नहीं उठाया। वो जानती थी कि ये कौन थी। सुबह वो खैर, नींद पूरी हो गई। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। नींद अच्छी है, लेकिन ज़्यादती अगर अच्छी चीज़ भी हो तो नुकसानदेह होती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता है। या हनूज़ आंखों पर बाजुल रखे
बाजू रखे लेटी थी और ये अब्दुर्रहमान की कॉल है, तुमसे बात करना चाहता है। इसने बाजू चेहरे से हटाया, सबज स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटा, नीचे सुरमई और गुलाबी फूल और स्कर्ट पे लंबा सफ़ेद स्वेटर पहने वो हाथ में पकड़ा कार्डलेस फ़ोन की जानिब बढ़ाते हुए थी। लो बात करो। इसने कम उम्र, चेहरे पे मासूमियत भरी शफाफियत थी। इसकी आंखें जो रात को हया को भूरी लगी थी, सुबह की रोशनी में सब्ज लग रही थी। वो दुनिया का सबसे शफाफ और खूबसूरत चेहरा था। इसने बात नहीं करनी, वो बोली तो इसकी आवाज़ बैठी थी बहुत, चीखने के बायस इसका गला जवाब दे गया। वो कह रही थी, क्या तुमसे बात नहीं करनी? उसने फ़ोन कान से लगा कर नरमी लहजे में अंग्रेज़ी में बताया। वो कह रहा है, एक दफ़ा बात सुन लो। इससे कहो कि जो इसने मेरे लिए कहा मैं उसकी एहसानमंद शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन इसके बदले वो मुझे यूँ अज़ियत देना चाहता है तो मैं इसी वक्त इसके घर से चले जाऊँगी। वो बेहद रखाई से बोली। आयशा गुल का चेहरा जवाबन वैसा ही नर्म और शफाफ रहा। इसने सुनकर जब फ़ोन कान से लगाया और सारी बात मनो अंग्रेज़ी में दोहरा दी, फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो कह रहा था कि इंडिया में ज़रा फंस गया है, इधर नहीं आ सकेगा और आएगा भी नहीं। अगर तुम ये नहीं चाहती कि जब तक चाहो इधर रह सकती हो, वो यहाँ बैठ जाओ। इसका कार्डलेस मेज़ पर रखे। इसने इसकी कुर्सी की तरफ इशारा किया, वरना अजनबियों से जल्दी घुलती मिलती नहीं थी और ना ही अपने उसे पाशा के घर वालों से राह रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी। इस लड़की का चेहरा इतना नर्म और दोस्ताना था कि वो खुद ब खुद इसकी गर्दन अस्पात में हिल गई। शुक्रिया, वो इसी मधुर मुस्कुराहट के साथ कहती, कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी, सफ़ेद स्वेटर में मुकीद कानियाँ कुर्सी के दोनों बाजुओं पर रखी और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाया आतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ठीक है? वो कोनी के बाद ज़रा सी सीधी होकर बैठ गई थी। तुम अब्दुर्रहमान की तरफ से परेशान मत हो। इसने कहा है कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो इसने तुम्हारे लिए किया है वो इसका फ़र्ज़ था। सफ़ीर की फ़ैमिली से तुम्हारे पुराने तल्लुकात हैं। जब तुमने सफ़ीर को फ़ोन किया तो उसने फ़ौरन अब्दुर्रहमान को अप्रोच किया। पुलिस की मदद से वो तुम्हें वहाँ से निकाल लाए। मुझे किसी ने अगवा किया था। वो बहुत देर बाद बस इतना ही कह पाई थी। मुझे किसने अगवा किया था वो देर बाद इतना ही कह पाई थी। यहाँ बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो रूस, मालदोद और यूक्रेन से लड़कियां अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। इसके अलावा टेररिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक किसी गरीब मुल्क से हो, इनके घर वाले तुर्की ज़्यादा देर तक केस ताक़ुब ना कर सकें और इनको भी अगवा कर लाते हैं। एक दफ़ा इनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं और ये नताशाज को आगे बेच देते हैं और इनसे वाइट सिल्वरी करवाई जाती है। इनसे तकलीफ़ से आंखें मूंद ली। उसे याद आ गया, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉल गर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने फ़ोन न कर लो। 2 दिन हो गए, तुम्हें इनको इत्तला देनी चाहिए। इसने जवाब नहीं दिया, बस खाली निगाहों से खिड़की की जालीदार पर्दे को देखते रह गई। जो हवा उसे हौले फुड़फुड़ा रहा था, इसके पास जवाब भी था भी नहीं। मैं और बहारें जंगल तक जा रही हैं, तुम चलोगी? इसने बिना तर दो के नफ़ी में सर हिला दी। आयशा के चेहरे पर ज़रा सी उदासी फैल गई। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी, आज नहीं तो कल ज़रूर साथ चलना। इसने फ़ौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता ज़रूर करना, तो मेहमान भूखा रहे तो मेज़बान का दिल बहुत दुखता है। शगुफ्ती से ये कहते हुए इसने कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। हया ने कंबल उतारा और उठकर पाँव नीचे रखे। नरम गद्दाज कलीन में पाँव गोया धंस से गए थे। वो अपने पैरों को खड़ी हुई तो कमर में दर्द सी की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से इसके कंधों, कमर और घुटनों पर बहुत चोटें आई थी। वो कलीन पर नंगे पाँव चलती ड्रेसिंग टेबल के कदवर आईने के पास जा खड़ी हुई। इसका अक्स बहुत थका निकाहत ज़्यादा लग रहा था। मतूरम आंखों तले हल्के एक आंख के गहरे जामनी सा नील, पेशानी पर चंद खराशें, थोड़ी पे बड़ी सी खराश, होंठ का दायां किनारा सूजा हुआ था और इसकी उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पे फेरी। वो वैसे ही थे, इतने ही लंबे, इतने ही घने, मगर उनकी चमक खो गई थी। वो रेशमी पिन जो इनमें हमेशा चमकता था
अब वो नहीं था, जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी, इस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती। वैक्स धुल गई थी मगर तकलीफ इसने सही थी, वो इसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस पाशा के बंदे जो भी इस वक्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने उस फ़राक के दामन में आग पकड़ते ही बुझा दिया था, मगर जितना उपस्ता कद्दूरुसी उसे जलाया गया था, हया को लगा वो जलन सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देती रहेगी। इस वक़्त ढीले ढाले अस्पताल के गाउन में थी। इसने दाएं आस्तीन दूसरी हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई, बाजू के ऊपरी हिस्से पे ऊपर से सिया रख उसकी तरफ 3 हरूफ लिखे थे, हु। बाकी के 2 हरफ री आरी। चूँकि दाग ठीक से नहीं गए थे तो इस पर छाला सा बन गया था। छाला ख़त्म होने के बाद इनका निशान नहीं रहता, जो रह गया वो HWO था, हु। इसने ज़ेरे लब दोहराया, वो कौन थी? क्यों किसी के दूसरों के घर यूँ पड़ी थी? वो भी एक ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। इसका घर कॉल करने या वापस भाग जाने का दिल क्यों नहीं चाहा था? शायद इसलिए कि वो इस रात पप्पू इसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसके आने पे इन 2 दिनों में हर जगह पता किया। क्या अब तक पाकिस्तान में बात पहुंच गई होगी? क्या वो कभी वापस जा सकेगी, इज़्ज़त से जी सकेगी, किसी को मुंह दिखा सकेगी? क्या अब्बा ताया फुरकान और साइमा ताई का सामना कर सकेंगी, या इसने अपने माँ बाप को सारे ख़ानदान में बेइज्जत कर दिया था? कौन इसकी दुहाई से सुनेगा? को वो भागी नहीं थी, अगवा हुई थी। इसके ख़ानदान में और इसके मुल्क में अगवा